हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है आपका जो पास्कल लॉ है उसके बेस में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको एक होमवर्क से दिया था क्वेश्चन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है, अ कार लिफ्ट compressed air exert a force of F1 on a small piston having a radius of 5 cm। यानी क्या कहा गया है कि एक कार लिफ्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एयर को, वायु को कंप्रेस करता है, वायु को कंप्रेस करता है, दबाता है, कंप्रेस करता है F1 फोर्स से। और जो उसका पिस्टन है, छोटा पिस्टन जो है, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड पिस्टन। अब ये जो प्रेशर है, ये जो दाब है, इसे दूसरे पिस्टन तक जाया जाता है। और इस पिस्टन का जो रेडियस है, इस पिस्टन की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। इफ द मास ऑफ द कार बी लिफ्टेड इज 1350 किलोग्राम। अगर जो है ऐसी कार को लिफ्ट किया गया है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान 1350 किलोग्राम है, कैलकुलेट F1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, F1 को, ठीक है, फोर्स को। व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। और आपसे ये पूछा गया है कि इस टास्क को, इस कार्य को करने में, ठीक है, इस कार्य को करने में जो प्रेशर यूज होगा वो कितना होगा। जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, कार लिफ्ट जो है, आपकी जो कार लिफ्ट की गई है, ठीक है, उसके द्वारा जो फोर्स लगता है वो है आपके पास F1 है। पिस्टन का रेडियस दिया गया है और ये जो प्रेशर है दूसरे पिस्टन में ले जाया गया है, उस पिस्टन का रेडियस भी दिया गया है और मास आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, F1 निकालना है और प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, जो है आपको सबसे पहले छोटे पिस्टन का जो है रेडियस दिया गया है। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन यानी छोटे पिस्टन का रेडियस आपको दिया गया है, छोटे पिस्टन की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे R1। ठीक है, R1 लिखेंगे। इसका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसे मीटर में परिवर्तित कर देंगे तो 0.05 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ बिगर पिस्टन, यानी बड़े पिस्टन का की त्रिज्या, बड़े पिस्टन की त्रिज्या, इसे हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है आपकी 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। R1 R2 दिया गया है। इसके बाद, ठीक है, R1 R2 दिया गया है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, कार का मास, ठीक है, यानी कार का द्रव्यमान। तो आप लिखेंगे मास ऑफ कार, ठीक है, मास ऑफ कार कितना दिया गया है आपको, कार का द्रव्यमान, इसे हम m मान लेते हैं, 1350 किलोग्राम। ठीक है, 1350 किलोग्राम। ठीक है, तो ये दिया गया है, आपकी कार का मास दिया गया है।
अब जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले F1 का मान निकालना है। F1 का मान निकालना है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका कार की जो लिफ्ट है वो एयर को कंप्रेस कर रही है, एक एयर को दबा रही है, हवा को दबा रही है F1 फोर्स के साथ। ठीक है, ठीक है। और वो किस पे जो है, जो आपका स्मॉल पिस्टन है उसका आपको रेडियस दिया है। अब ये प्रेशर जो है कहाँ ट्रांसमिट हो गया? दूसरे पिस्टन में, जो कि 15 सेंटीमीटर का था। यानी प्रेशर क्या है? सेम है, दोनों जगह प्रेशर सेम है, यानी P1 और P2 दोनों सेम होगा। पहले पिस्टन और दूसरे पिस्टन के लिए जो प्रेशर होगा दोनों सेम होगा, P होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन इक्वल्स टू प्रेशर ऑन बिग पिस्टन P2, P1 P2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। F1 अपॉन A1 बराबर हो जाएगा आपका F2 अपॉन A2 के। F1 आप एज इट इज रखेंगे, F1 आपको निकालना है। एरिया कितना है? स्मॉल पिस्टन का रेडियस आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 0.05 मीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपका दूसरा है वो क्या है? F2 है। एरिया कितना होगा दूसरे पिस्टन का? पाई R2 का स्क्वायर। R2 कितना दिया गया है आपको? 0.515 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे F2 की बात करते हैं, F1 आपको निकालना है। F2 कितना होगा? आपकी कार का मास कितना है? 1350 kg। ठीक है, ये आपका कार का मास है। और जो आपका F होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेविटी का आपका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका F2 होगा वो मास यानी 1350 किलोग्राम इंटू 9.8, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1350 इंटू 9.8। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, F1 आ जाएगा 1350 इंटू 9.8 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 0.15 इंटू 0.15। सॉल्व करेंगे इसे। वन 150 इंटू 9.8। सॉल्व करेंगे इसे फर्दर। तो ये आ गया
1470 यानी 1470 न्यूटन। तो ये आपका यहाँ पे F1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट जो है यानी F1 का मान आपका आ गया है। तो आप लिखेंगे F1 इज इक्वल्स टू 1470 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट जो है। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है आपको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रेशर के बारे में बताना है कि कितना प्रेशर जरूरी होगा इस कार्य को करने के, कितना प्रेशर या कितना दाब जो है जरूरी होगा इस कार्य को करने के लिए। यानी आपको P की वैल्यू निकालनी, ठीक है। P की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हम F1 फोर्स ले लेते हैं, तो F1 अपॉन A1 हम लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी पार्ट के लिए प्रेशर बराबर है आपका F1 अपॉन A1। F1 है 1470 और A1 कितना है पाई आर स्क्वायर। तो R का जो मान था वो आपका था 0.R1, ठीक है, 0.05, ठीक है, 0.05 इंटू 0.05 सॉल्व करेंगे। 1470 अपॉन 3.14 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा देंगे आप। आप 3.14 भी ले सकते हैं, आप 22/7 भी ले सकते हैं। हम 22/7 ले लेते हैं, ठीक है, 22/7। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया है वो आया है 187090909.909, ठीक है। ये आ गया है आपका अप्रोक्सीमेटली जो आपका प्रेशर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है स्ट्रीम लाइन फ्लो। बेसिकली अभी तक हम लिक्विड यानी जो आपके लिक्विड है या जो फ्लूइड है, जो द्रव्य है, उनमें जो प्रेशर लगता है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा हमने। उसमें हमने पास्कल के नियम के बारे में जाना कि किस प्रकार से जो आपका पास्कल का नियम है वो हर प्रकार के जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, जो आपके द्रव्य होते हैं, जैसे आपका पानी हो गया या जो लिक्विड्स होते हैं, के तरल हो गए या आपके गैस हो गए, तो इनमें किस तरीके से आपका पास्कल का नियम लगता है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे फ्लो के बारे में, यानी जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड किस तरीके से फ्लो करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारावाही प्रवाह। धारावाही प्रवाह को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। बेसिकली ये जो प्रवाह है वो लिक्विड के प्रवाह के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर
हर एक कण यानी जो लिक्विड का हर एक कण है, हर एक पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से मूव करता है कि उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो वही होती है जो उसके पहले पार्टिकल की है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वह भी वही होती है जो उसके पहले पार्टिकल। यानी मान लीजिए कोई लिक्विड है, वो फ्लो कर, ठीक है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके कणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, वो फ्लो कर रहा है, वो प्रवाहित हो रहा है, तो क्या होगा कि जो मान लीजिए उसमें अलग अलग कण है, P Q R S। अब क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो S है, कण S है, जिस प्रवाह या जिस वेलोसिटी के साथ, जिस वेग के साथ ये प्रवाहित होगा, ठीक है, जो इसका मान होगा, जो इसकी दिशा होगी, उसी उसी से ही इसका जो पीछे जो इसके कण है, जैसे मान लीजिए R है, Q है, P है, तो ये तीनों भी इसी वेलोसिटी से, इसी वेग से ही जाते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि जो वेलोसिटी है हर एक कण का, हर एक कण की जो वेलोसिटी है और जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, एक जैसी रहती है, ठीक है। इसी को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो या धारावाही प्रवाह कहते हैं। तो धारावाही प्रवाह क्या होता है, धारावाही प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें हर एक कण, ठीक है, फ्लूइड का जो आपका लिक्विड है, जो तरल है, उसका हर एक कण, हर एक पार्टिकल उसी प्रवाह से, उसी दिशा में, उसी वेग से प्रवाहित होता है, उसी दिशा में प्रवाहित होता है जिसमें पहले वाला जो कण है वो प्रवाहित होता है। यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, सेम फ्लो रहता है। चाहे उसका जो है शेप कैसा है, चाहे उसकी डायरेक्शन कैसी है, चाहे वो इस तरीके से मूव कर रहा है, चाहे वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हर एक पार्टिकल जो है सेम वेलोसिटी के साथ सेम दिशा में क्या करता है, गति करता है। उसकी ट्रेजेक्ट्री सेम होती है, उसकी दिशा सेम होती है, उसकी वेलोसिटी सेम होती है। बेसिकली ये एक प्रकार का क्या है, एक स्टेडी फ्लो, ठीक है। अब क्या होता है जब इस प्रकार से, यानी हमने अभी स्ट्रीम लाइन फ्लो या जिसे आप धारावाही प्रवाह कहते हैं उसके बारे में हमने बात करी थी कि हर एक कण उसी वेग से, उसी पथ पे जाता है जिससे आपका पहला जो है कण गति कर रहा है। तो इस प्रकार के तरल को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी धारावाही जो है प्रवाह में कहते हैं। अब अगर ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे अगर फ्लो की जो डायरेक्शन है, आपको ध्यान से सुनना है, फ्लो की जो डायरेक्शन है, प्रवाह की जो दिशा है, वो ऊपर नीचे ना होके बिल्कुल एक सीधे हॉरिजॉन्टली है। यानी मान लीजिए जो कण है वो इस तरीके से सीधे सीधे मूव करते हैं, इस तरीके, ठीक है। ये आपका कण है P, ये A मान लीजिए, ये B है, ये C है, ये D है, सब एक साथ मूव कर रहे हैं, इस तरीके से एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। तो जो A की वेलोसिटी है वही B की है, C की है, D की है, डायरेक्शन सेम है। ट्रेजेक्ट्री आप देख सकते हैं कैसी है, हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट चल, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट जा। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे थे, पाथ की बात कर रहे थे, तो पथ कैसा हो सकता है, आपका कैसा भी हो सकता है, लेकिन जब पथ बिल्कुल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, तो इस प्रकार के फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो। और जब ट्रेजेक्ट्री आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर नीचे, ऊपर खापर, कैसे भी, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है। लेकिन जब हम इसी चीज को हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका लैमिनर फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है, आपके पास एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है, एक लैमिनर फ्लो है। स्ट्रीम लाइन फ्लो में आपकी ट्रेजेक्ट्री कैसी भी हो सकती है, लैमिनर में आपकी स्ट्रेट होती है, दोनों की कंडीशन सेम होती है। क्या होती है कि जो वेग होता है या जो वेलोसिटी होती है वो आपकी हमेशा, मतलब हर एक पार्टिकल की एक जैसी होती है, दिशा एक जैसी होती है, ये यहाँ पे होता है। एक और चीज, क्या चीज, स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, जो क्रांतिक वेग आप कहते हैं, वो जो आपका वेग होता है वो क्रांतिक वेग से कम होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी में जब भी कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल जो है प्रवाहित होता है तो उसका जो फ्लो या उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग से कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में बात करा। वेलोसिटी आपकी सारे पार्टिकल्स की एक जैसी होती है, दिशा एक जैसी होती है। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री आपकी कैसी भी हो सकती है, पथ कैसा भी हो सकता है। वही लैमिनार में आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम इसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ at any given point the velocity of each passing fluid remains constant within time। यानी क्या कहा गया है कि कोई भी फ्लो फ्लूइड हो सकता है। कब हो सकता है? किसी भी फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। किसी भी फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो सकता है अगर वो जो है क्या करता है, किसी पॉइंट पर जो है सेम वेलोसिटी पर, कांस्टेंट टाइम पे, किसी स्थिर समय पर सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से चलता है। दिस डज नॉट मीन दैट द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस इज सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है वेलोसिटी हमेशा एक जैसी होगी। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मे चेंज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या कहा गया है कि जो आपका पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में बदल सकती है। This is at some other point the particle may have different velocity, but every time particle which passes the second particle behave exactly as the previous that has just passed। पर क्या कहा गया है कि हर एक पॉइंट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए एस पॉइंट है, यहाँ पे अगर आर पॉइंट आ जाता है, पी क्यू आ जाता है, पी आ जाता है, जब ये बिंदु आ जाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से गति करेंगे जैसे आपका एस करेगा, यानी उसी वेलोसिटी से यहाँ पे ये मूव करें, ठीक है। बट एवरी अदर पार्टिकल विच पासेस द सेकेंड पॉइंट बिहेव एग्जैक्टली द प्रीवियस पार्टिकल दैट हैज जस्ट पास द पॉइंट। ईच पार्टिकल फॉलो अ स्मूथ पाथ। हर एक पार्टिकल क्या करता है, एक स्मूथ पाथ को फॉलो करता है। एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। और एक ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं, क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं है। द पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल अंडर स्टेडी फ्लो इज स्ट्रीम। इसलिए जो आपका फ्लूइड होता है वो जब गति करता है तो उसके जो पार्टिकल जो पाथ लेते हैं उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। It is defined as a curve whose tangent to any point is the direction of the fluid velocity at that point। क्या कहा गया है, इसको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी कर्व है उसमें जो टेंजेंट बनता है, उसमें जो स्पर्श रेखा बनती है, वो हर एक बिंदु पर जो है वेलोसिटी को दर्शाती है, ठीक है। फ्लूइड की वेलोसिटी को, या उसकी दिशा को दर्शाती है, वेलोसिटी की जो दिशा होती है उसे दर्शाती है। जब कोई द्रव्य इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल का प्रत्येक कण उसी वेग और उसी पथ के अनुदिश गति करता है जिससे उसके पहले वाले कण गुजर चुके हैं, तो तरल के इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रभाव यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इस प्रकार के प्रवाह में द्रव के प्रत्येक बिंदु पर वेग का मान, परिमाण एवं दिशा दोनों स्थिर रहती है। इस अवस्था में वह रेखा जिस पर द्रव्य की कोई कण गति करता है और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा द्रव्य के प्रवाह की दिशा बताता है। प्रवाह रेखा या धारा रेखा स्ट्रीमलाइन कहलाता है। अर्थात प्रवाह रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर किसी क्षण खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के बढ़ने की दिशा प्रदर्शित करते हैं। पार्श्विक समान या भिन्न होने से प्रवाह रेखा अथवा वक्राकार होती है। अब क्या कहा गया है कि जो आपका पार्श्विक द्राव होता है, लेटरल प्रेशर होता है, इसी के कारण क्या होती है, जो धारा जो होती है वो सीधी हो सकती है या एक कर्व की फॉर्म में या वक्र की फॉर्म में, और जो सीधी रेखा में होता है वो से हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके पार्टिकल्स है वो जब उस बिंदु पे जाते हैं, सारे के सारे पार्टिकल, तो वो उनकी वेलोसिटी सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में, यानी टर्बुलेंट फ्लो। बेसिकली धारावाही प्रवाह में हमने बात की थी कि आपकी जो प्रवाह है वो एकदम
जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधा हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है जब वो किसी बिंदु से पास होती है तो वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, एक ही दिशा में रहती है। टर्बुलेंट फ्लो को आप कुछ इस तरीके से टेढ़े मेढ़े प्रवाह के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रवाह होता है वो क्रांतिक वेग से, जो प्रवाह है उसका जो वेग है वो क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वो जो आपका प्रवाह है पार्टिकल का वो टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा मिर्चा हो जाता है, स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, मान लीजिए पानी जो है जा रहा है, कोई पानी जा रहा है इस तरीके से किसी पाइप से या नहर से मान लीजिए, और बीच में कुछ पत्थर आ जाए, या यहाँ पे अगर कोई आपके पास आपने कुछ जो है चौड़ा सा पिलर लगा दिया है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है प्रवाह कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट या तिरछा मिर्चा, या जिसे आप विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है, जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है उससे अधिक इसमें वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की, जिस कारण इसका प्रवाह तिरछा मिर्चा हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, जब तरल का वेग क्रांतिक वेग अधिक होता है तो तरल का प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहता, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा या लहरदार हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गति समय के साथ निश्चित नहीं रहती। तरल के इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव्य को चलने में आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग में भंवर, व्हर्लपूल और एडीज बनाने में व्यय होता है। अब क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो है, जो इसमें काफी एनर्जी होती है, वेलोसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब ये जो ऊर्जा है, जो आपके तरल की ऊर्जा है, ये ज्यादातर इसका भाग व्हर्लपूल या एडीज बनाने में या भंवर बनाने में इसका उपयोग हो जाता है। किसी नली में धीरे धीरे प्रवाहित धारा रेखीय तथा तेज बहने वाली नदी का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह का उदाहरण है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि आप धारा रेखीय प्रवाह किसे कहेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई नली है, कोई पाइप है, और उससे आराम से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो है पानी प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आराम से आपका पानी प्रवाहित हो रहा है, सबकी दिशा सेम है, सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी, दिशा होगी, वो सेम होगी, हर एक पॉइंट पर सेम होगी। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कह सकते हैं, धारा रेखीय यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो। वहीं अगर हम किसी नदी की बात करें, बहुत तेजी से नदी बह रही है, बहुत ज्यादा तेजी से, बीच में पत्थर आ रहे हैं, कभी कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे चट्टान आ रही है, तो इस प्रकार का जो पानी का प्रवाह है नदी में, इसको हम विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो। चित्र में विक्षुब्ध प्रवाह को प्रदर्शित किया गया है, जैसे आपका यहाँ पे है, ये आपका क्या है, विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तिरछा मिर्चा प्रवाह। अलग अलग द्रव्यों के लिए क्रांतिक वेग का मान अलग अलग होता है। वैज्ञानिक रेनॉल्ड्स के अनुसार यदि कोई द्रव्य किसी नली से प्रवाहित हो रहा है तो उसका क्रांतिक वेग क्या होगा, 1000। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रांतिक वेग की, और मैंने आपको क्या बताया था, क्रांतिक वेग या जिसे आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर इससे अगर अधिक आपके प्रवाह की जो है वेलोसिटी, इससे अधिक अगर आपकी यानी क्रांतिक वेग से जो है अधिक आपके अगर प्रवाह वेग की वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग कम है, और जो आपके फ्लो है, तरल का जो फ्लो है, उसकी जो वेलोसिटी अगर अधिक है, तो ये यहाँ पे जो आपका फ्लो होता है वो आपका विक्षुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो होता है। विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये होता है। और यदि क्या होता है कि जो v है, यानी
जो प्रवाह है, तरल का जो प्रवाह है, उसका जो वेग है वो अगर क्रांतिक वेग से या क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है, v का मान क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है, तो इस केस में जो आपका प्रवाह होता है वो कितना होता है आपका स्ट्रीमलाइन या धारावाही। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए धारावाही या स्ट्रीमलाइन प्रवाह कब होता है, जब क्रिटिकल वेलोसिटी का जो मान है वो v से v का जो मान है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है। और विक्षुब्ध प्रवाह कब होता है, टर्बुलेंट फ्लो कब होता है, जब v का मान क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे हम रेनॉल्ड नंबर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। रेनॉल्ड नंबर जो होता है बेसिकली यह वह नंबर है जो किसी भी तरल के फ्लो के बारे में बताता है। यानी रेनॉल्ड नंबर के माध्यम से हम किसी भी जो आपका तरल है उसके प्रवाह के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तो रेनॉल्ड के द्वारा क्या कहा गया, रेनॉल्ड के द्वारा कहा गया कि द्रव्य के घनत्व रोह के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका जो द्रव का घनत्व है रोह वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, यानी अगर अगर क्या होगा, जो उसका वेलोसिटी है वो अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, कब होगा, अगर रो का मान या जो घनत्व है वो कम, तो v का मान अधिक हो जाएगा। घनत्व अगर ज्यादा है तो v का मान कम हो जाएगा। द्रव्य क्या श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो Vc होता है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो Vc आपका हो जाएगा ईटा अपॉन आर रोह। और यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा के। इसी को हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर। के क्या है यहाँ पे, रेनॉल्ड नंबर। इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो रेनॉल्ड नंबर होता है ये प्रवाह के बारे में जानकारी देता है कि तरल का प्रवाह कैसा हो। अब हम बात करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर से आप कैसे बता सकते हैं कि तरल का प्रवाह कैसा हो। मान लीजिए रेनॉल्ड नंबर जो है 0 से 2000 के बीच में है, 0 से 2000 के बीच में है, तो इस केस में जो प्रवाह होगा वो धारावाही या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसे आप क्या कहते हैं, धारावाही प्रवाह। धारावाही प्रवाह। वही अगर ये जो है 3000 से 2000 तक है, तो 3000 से अगर बड़ा है तो यहाँ पे जो प्रवाह होगा वो टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह। और अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो स्टेबल होगा फ्लो। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो फ्लो कैसा होगा, स्टेबल फ्लो, सॉरी अनस्टेबल फ्लो। फ्लो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे के ऊपर डिपेंड करता है। तो के मान से आप क्या बता सकते हैं कि आपका प्रवाह कैसा होगा, प्रवाह किस तरीके का होगा, स्ट्रीमलाइन यानी धारावाही होगा, विक्षुब्ध या टर्बुलेंट होगा, या अनस्टेबल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रेनॉल्ड नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है,
जहाँ के एक नियतांक है, के क्या है आपका एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे रेनॉल्ड संख्या यानी रेनॉल्ड नंबर कहा जाता है। इसका मान पतली नली केश नली के लिए 1000 होता है। क्या कहा गया है कि जो आपका के नियतांक यहाँ पे है उसे हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। और अगर हम किसी पतली नली की बात करें, बहुत पतली नली की, तो उसके लिए इसका मान 1000 होता है। यदि नली की त्रिज्या तथा द्रव्य का घनत्व कम हो तो द्रव्य की धारावाही प्रवाह की संभावना अधिक होती है। क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास नली है, ठीक है, कोई नली है, और क्या होता है कि उससे जो द्रव्य बह रहा है, जो लिक्विड उससे बह रहा है, उसका जो घनत्व है, अगर वो कम हो जाए, और जो आपकी नली है, नली की जो रेडियस है, जो उसका त्रिज्या है, वो भी कम है, तो ऐसे केस में, ज्यादातर केस में क्या होता है, प्रवाह धारावाही होता है, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो हमें देखने को मिलता है। इसके विपरीत यदि नली चौड़ी एवं द्रव्य का घनत्व अधिक है तो इसके विक्षुब्ध प्रवाह की संभावना प्रबल हो जाती है। और वहीं अगर नली कैसी है, चौड़ी है, तो ब्रॉड है, यानी नली की त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, अधिक है, और द्रव्य का जो घनत्व है वो भी ज्यादा है, वो भी अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रवाह हो सकता है वो विक्षुब्ध प्रवाह आपका हो। आदर्श तरल का प्रवाह हमेशा विक्षुब्ध होता है। हम हमेशा आइडल फ्लूइड की बात करते हैं, तो आइडल फ्लूइड में जो हमें हमेशा प्रवाह मिलता है वो कैसा होता है, विक्षुब्ध, ठीक है, क्योंकि आदर्श तरल के लिए ईटा 0 है, अतः Vc आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि आदर्श जो तरल होता है उसके लिए ईटा का मान जो है 0 है, और आप जानते हैं ईटा Vc की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो 0 है, तो आपका Vc भी 0 हो जाएगा। जबकि किसी द्रव्य का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो प्रवाह का निर्धारण मुख्यतः द्रव्य की क्षमता करती है तथा घनत्व के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि जब भी किसी द्रव्य का, किसी लिक्विड का जो प्रवाह वेग है वो क्रांतिक वेग यानी Vc से कम है, तो इसका निर्धारण जो है आपका द्रव्य की क्षमता करती है, ठीक है। और जो घनत्व है यानी उसकी जो डेंसिटी है या रोह का जो मान है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, यानी ईटा के ऊपर ही ये निर्भर करता है। इसके विपरीत यदि द्रव्य प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है, क्या कहा गया है कि जो द्रव्य प्रवाह है, ठीक है, फ्लूइड का जो फ्लो है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, अगर क्रांतिक वेग यानी Vc से क्या है, अधिक है, ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो प्रवाह का निर्धारण मुख्यतः घनत्व द्वारा होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका प्रवाह होगा, जो फ्लो होगा, वो किससे आप निर्धारित करेंगे, घनत्व से, यानी रोह से, ठीक है, रोह से आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की जब ज्यादा होगा Vc से तो घनत्व, कम होगा तो ईटा से, तथा द्रव्य की श्यानता का प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि ज्वालामुखी से लावा तीव्र गति से बहता है, जबकि अत्यधिक गाढ़ा होने पर उसकी क्षमता भी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रेनॉल्ड नंबर है, और किस तरीके से आपका जो है Vc जो है आपका डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में, ये भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। आपसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है आपके जो फ्लोज होते हैं यानी अलग अलग प्रकार के जो द्रवों में जो प्रवाह है उसके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी धारावाही प्रवाह होता है, लैमिनर फ्लो और विक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो होता है। रेनॉल्ड नंबर के बारे में भी हमने जाना किस तरीके से रेनॉल्ड नंबर जो प्रवाह को बताता है, किस कंडीशन में कौन सा आपका यानी रेनॉल्ड नंबर की किस वैल्यू में आपका कौन सा प्रवाह होगा, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।